मोल फ्रैक्शन समझना है आपको, तो आपको पहले समझिए फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन समझते हैं तो मोल फ्रैक्शन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई सोल्यूशन बनाया गया है, इसके अंदर देखिए ब्लैक है, ग्रीन है और रेड है और ब्लू है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कितने कलर हो गए आपके, 1 2 3 और 4 कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 4 टाइप के कलर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। 4 टाइप के कलर को मिला करके आपका एक सोल्यूशन बनाया गया है। अगर इसमें रेड वाले का फ्रैक्शन पूछा जाए, जो रेड है, रेड कलर हम लोग का है, तो कितने पार्ट इसमें है, 1 2 3। तो रेड वाला कितना पार्ट है, 3 पार्ट है। ठीक है, कुल कितने पार्ट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हैं। तो टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल पार्ट हम लोग के हो जाएंगे, ठीक है ना, 8 हो जाएंगे। टोटल पार्ट कितने हो गए, 8 हो गए। तो अगर हम रेड वाले का फ्रैक्शन पूछें तो क्या हो जाएगा उसका, 3/8। रेड का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/8 होगा। ऐसे ही आप ग्रीन का पूछें अगर, तो ग्रीन कितने पार्ट हैं, 1 2 पार्ट हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 अपान कितना टोटल पार्ट गिना आप लोगों ने, 8, तो 2 अपान। ब्लैक का पूछे तो ब्लैक का कितना पार्ट इसका है, 1 पार्ट है, तो 1 हो जाएगा। और टोटल कितने पार्ट हैं, 1/8 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आपका अगर ब्लू वाला पूछता है तो ब्लू में कितने पार्ट हैं, 1 2 पार्ट इसमें है, और टोटल पार्ट कितने हैं, 8 है। तो क्या हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा, है ना। तो ये आपके फ्रैक्शन निकल के आए। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे बिलियन के अंदर 2 कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक रेड वाला, एक ब्लैक वाला। ठीक है, एक आपका जो है उसमें विलय है, रेड वाला क्या है, विलय है, और ब्लैक वाला क्या है, विलायक है। ब्लैक वाला क्या है, विलायक है। अब इसके मोलों की बात करें, क्योंकि सोल्यूशन पढ़ रहे हो तो मोल आप पढ़ चुके हो पहले ही, है ना। किसी भी पदार्थ में भार में भाग देते हैं तो उससे क्या होता है, मोलों की संख्या निकल के आती है। तो विलय के मोलों की संख्या क्या है, आपने Nb मान लिया, और जो विलायक है उसके मोल संख्या क्या है, Na है। तो जब दोनों को मिलाया गया तो बिलियन के अंदर जो आया तो कुल मोल कितने हो गए, Na प्लस Nb हो गए। तो जैसे यहाँ पे टोटल पार्ट कितने गिने थे आप लोग, वैसे टोटल पार्ट निकल के आ गए हम लोग के Na प्लस Nb। ठीक है, अब इसमें से किसी एक पार्ट को जब पूछा था, जैसे आपने रेड को पूछा था, रेड वाला ये किसका है, रेड वाले का, तो रेड कितना पार्ट है, 1 2 3, तो 3 पार्ट हो गया। कुल कितने पार्ट इसमें थे, 8 पार्ट थे। तो 8 से क्या किया, डिवाइड किया, तो 3/8 क्या हो गया, रेड का फ्रैक्शन हो गया, रेड का फ्रैक्शन हो गया इस पूरे ग्राफ के अंदर। तो इसी प्रकार से इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम रेड का पूछते हैं, रेड यानी कि बिलियन, विलय का, किसका पूछते हैं, विलय का, विलय का प्रभाज उसका हिस्सा। और जब मोल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज, क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज हो जाएगा। ठीक है, तो मोल प्रभाज कितना होगा उसका, तो जैसे यहाँ पे 3 पार्ट थे रेड वाले, तो यहाँ पे हम लोग के विलय का कितना पार्ट है, Nb पार्ट है, तो Nb हो जाएगा आपका। और उसके रेशियो में कौन आएगा, यहाँ पे जैसे टोटल पार्ट लिया था 8 पार्ट, तो इसे यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हैं, Na प्लस Nb है, तो Na प्लस Nb ये हो जाएगा विलय का मोल प्रभाज। XA से दिखाएंगे इसको, XA से शो करेंगे। इसी प्रकार से अगर आप विलायक की बात करें तो विलायक को A से दिखा रहे हो, उसके मोलों की संख्या कितनी है, Na है। ठीक है, जो ब्लैक वाला पार्ट इसके अंदर है वो क्या है, हम लोग का विलायक है। कितने मोल उसके अंदर है, Na मान लिया गया। तो विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो गया विलायक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ठीक है, किससे दिखा रहे हो, XA से दिखा रहे हो, किससे, XA से। तो विलायक के मोल कितने हैं, Na है। ठीक है, और बिलियन में कुल कितने मोल उसमें हैं हम लोग के हैं, Na प्लस Nb है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे मालूम चल गया कि यहाँ पे जो मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या कितनी है, 5, चलो 10 ले लेते हैं, कितनी है, 10 है। ठीक है, और विलय की मोलों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे 5 हो गई, कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे अगर बात करें कि विलायक का मोल कितना होगा, ठीक है, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो फार्मूला क्या आप बता रहे हो कि विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या अब बटे बिलियन में कुल मोलों की संख्या, बिलियन में कुल मोलों की संख्या। तो विलायक के कितने मोल यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, 10, तो ऊपर क्या हो जाएगा 10, और नीचे कुल मोल निकाल लो, 10 + 5 कितना हो जाएगा, 10 + 5 = 15, तो नीचे क्या होगा 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 15, 5 से काट लो इसको, 5 × 2 = 10, 5 से 15, तो 2/3। तो विलायक का मोल प्रभाज कितना है, 2/3 है। अगर इसी प्रकार से विलय का निकालना हो तब
विलेय का मूल प्रभाज निकालना हो तो विलेय के मूल संख्या कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और आपका Na प्लस NB कितना हो जाएगा आपका 5 + 10 हो जाएगा, 5 + 10, ठीक है, 10 + 5 = 15, तो 5/15 डिवाइड करो इसको, 5 × 5, 5 3 जा तो 1/3 आया, 1/3, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे आपका विलायक का मूल प्रभाज कितना आया, ठीक है, 2/3, आप विलेय का मूल प्रभाज कितना आया 1/3, यानी कि आप कह सकते हो कि XA = 2/3 एंड XB = 1/3। दोनों को ऐड करेंगे अगर, ठीक है, अगर दोनों को ऐड करें XA + XB निकालें तो आपका क्या हो जाएगा 2/3 + 1/3 = 3 = 1, यानी कि विलेय और विलायक दोनों का मूल प्रभाजों का योग कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके हेल्प से निकाल सकते हैं क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल फार्मूला, विलेय के मोल प्रभाज प्लस विलायक के मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज बराबर कितना होता है 1 हो जाता है, ठीक है। अगर जैसे आप इसी पे अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन इस पे दे दे, ठीक है, कोई प्रश्न आपको देता है इस पे कि अगर किसी बिलियन के अंदर जो विलेय है, ठीक है, उसके जो मोल प्रभाज हैं क्या है 2/3 है, 2/3, ठीक है। विलेय का मोल प्रभाज दे दे कितना 3/4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3/4 है, तो विलायक का कितना हो जाएगा, विलायक के मोल प्रभाज कितने हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ मान रखोगे विलेय का मोल प्रभाज कितना हो गया 3/4 हो गया, प्लस विलायक का कितना हो गया पता नहीं है, उसको x भी मान लेते हैं, तो क्या हो गया 1 = क्या है 1 है, तो यहाँ से x भी निकालेंगे तो क्या होगा 1 - 3/4 = है ना, 4 × 1 = 4, ठीक है, 4 - 3 करेंगे तो क्या होगा 1/4, तो आपका विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा 1/4, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन देता है, तो इस फॉर्मूले पर हम लोग क्या उसको सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं। किसी एक का मोल प्रभाज देगा तो दूसरे का मोल प्रभाज क्या हम लोग निकाल सकते हैं। अगर विलेय का मोल प्रभाज देगा तो विलायक का निकाल लेंगे, अगर विलायक का देगा तो विलेय का निकाल लेंगे। तो सिंपल सा ये आपका किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो है आपका जो मोल प्रभाज है सिंपल, उसके जो मोलों की संख्या है वह कुल मोलों की संख्या के किस रेशियो में है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मोल प्रभाज बोलते हैं। अब इसमें देखिए आपके एक से अधिक भी हो सकते हैं, कोई सोल्यूशन आप बनाए हो, इसमें कई कंपोनेंट है A B C है ना, D, 4 कंपोनेंट भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, उससे अधिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मोल प्रभाज क्या हो गया XA XB XC XD, तो सबको जोड़ेंगे तो सबकी वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी, कितनी आएगी 1 आनी चाहिए, पूरा फ्रैक्शन का एफल कितना होगा 1 ही आएगा। अगर मोलों की बात करें, अगर इनके मोल क्या है Na है, इनके मोल क्या है Nb है, इनके मोल कितने हैं Nc है, इनके मोल कितने हैं Nd है, तो XA = क्या हो जाएगा, XA = क्या होगा XA का मोलों की संख्या यानी कि Na अब बटे क्या होगा कुल मोलों की संख्या, यानी कि क्या हो जाएगा Na + Nb + Nc + Nd, है ना। जितने भी मोल होंगे सभी मोल बिलियन के अंदर जितने भी मोल होंगे सबको जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ए वाला जो कंपोनेंट है उसका मोल प्रभाज क्या होगा, या ए वाले कंपोनेंट के मोलों की संख्या अब बिलियन के अंदर उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा उसी को कहेंगे उसका मोल प्रभाज, ठीक है ना। ऐसे ही आप अगर एक्स बी निकालना चाहोगे तो एक्स बी भी वही चीज़ होगा, एक्स बी निकालना माने बी का मोल प्रभाज, तो यहाँ पे क्या होगा एन बी हो जाएगा बी के मोलों की संख्या अब बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो बिलियन में क्या है कुल मोल क्या है एन ए एन बी एन सी और एन डी है, तो जोड़ दीजिए यहाँ पे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा पूरा एक बी वाले का। ऐसे आपको सी वाले का निकालना है या फिर डी वाले का निकालना है, किसी का भी निकालना होगा तो सिंपल याद रखिएगा, ठीक है। आपका जो भी कंपोनेंट है जो घटक है उसके मोल आप बिलियन के जो कुल मोल है उसका जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन,
ठीक है। तो डिफिनीशन लास्ट में निकल के आ गई हम लोग के पास, फार्मूला निकल के आ गया, निकालने का तरीका सीख लिया हम लोगों ने, ठीक है। फ्रैक्शन कैसे बनता है उसको सीख लिया। तो अब डिफिनीशन यहाँ पे लिख देते हैं, बिल्कुल सिंपल सी है ना। किसी बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या एवं बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। तो अब वहाँ पे क्या हो गया, मोल प्रभाज किसी का निकालना है, किसी घटक का, ठीक है। दो पार्ट है ए और बी मिलकर के क्या है, कोई ए बी बिलियन बना रहे हैं। तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल समझ चुके हैं, NA प्लस NB, चाहे दो घटक 1 और 2 है, तो x1 इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, आपका N1 प्लस N2, अगर मूलक संख्या क्या है N1 और N2 है तो सिंपल सा डिफिनीशन उसका हो जाएगा, और ये उस पर फॉर्मूला उसका सवाल। ओके, आइए देखते हैं इस पर अब न्यूमेरिकल कुछ। आइए देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लगाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। करा किसी बिलियन में 25% जल है, 25% एथनॉल है, ठीक है, तथा शेष एसिटिक अम्ल उसके अंदर है। तो प्रत्येक घटक का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मोलों की बात किया नहीं है कि किसका कितना मोल है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। लेकिन इसमें देखा जाए घटक में, तो यहाँ पे कितना है आपका 25% क्या है, जल है आपका, ठीक है, और क्या है 25% ही क्या है, एथेनॉल है, एथेनॉल आपका है। तो एसिटिक अम्ल कितना होगा, आप जानते हो सबको जोड़ने पे कितना है, 100% होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं कि माना आपका x% क्या है, आपका एसिटिक अम्ल है, क्या है, एसिटिक अम्ल है। तो आप जानते ही हो 25% प्लस 25% ये प्लस x% जब ऐड करेंगे कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो x% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस कितना 50, यानी कि 50% ही भी हो जाएगा, 50%, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 50% आ गई। तो अब यहाँ पे जब उसका परसेंट निकल के आ गया, तो हम लोग उसके बेस पे क्या है निकाल सकते हैं। अब हमें मालूम चल गया है कि अब ऐसे समझ सकते हैं कि पूरा अगर 100 ग्राम होगा उसमें से, तो 25 ग्राम क्या है, जल है, 25 ग्राम क्या एथनॉल है, तो 50 ग्राम क्या होगा आपका एसिटिक अम्ल होगा, ठीक है। अब यहाँ से निकाल सकते हैं, अतः जल की मात्रा अगर देखें हम लोग, जल की मात्रा कितनी हो गई, 25 ग्राम हो गई 100 ग्राम में, ठीक है। और ऐसे ही एथेनॉल की मात्रा कितनी हो जाएगी, एथनॉल की मात्रा हो जाएगी आपकी 25 ग्राम, इसका भी हो जाएगा, ठीक है। और एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी हो जाएगी, एसिटिक अम्ल की मात्रा भी देखें तो कितना 50 ग्राम में आएगा, 50 ग्राम। तो ये तीनों लोग की मात्राएं निकल के आ गई हैं। तो अब यहाँ से हम लोग क्या है, इनका जो है मोलर मास निकाल करके चाहे तो निकाल सकते हैं कि इनका जो मोलों की संख्या, क्योंकि भार है, भार में और भार से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा मोलों की संख्या। तो आप पढ़े हो ना, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार आप बटे में क्या होता है, अणुभार, भार बटे अणुभार होता है। तो आइए सबका पहले क्या है अणुभार निकालते हैं, तब सबका मोलों की संख्या निकलती चली जाएगी। तो यहाँ पे H2O का भार निकाल लो, H2O का अणुभार, H2O का अणुभार निकालेंगे तो H2O में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो 2 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 एकम 2 16, कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। तो H2O का अणुभार कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। आप यहीं पे निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे निकाल लो H2O के मोल, H2O के मोल कितने हो जाएंगे, H2O के मोल, यानी कि यहाँ पे NH2O का देता हूँ, H2O के
मोल कितने हो जाएंगे, भार बटे अणु भार, यानी कि ये आपको हो जाएगा 25 अपान कितना हो जाएगा 18, 25 अपान 18 हो जाएगा भार बटे अणु भार से। अब ऐसे ही एथेनॉल का मतलब क्या हो गया, C2H5OH हो गया, तो इसका अणु भार निकालेंगे, ठीक ना, इसका अणु भार निकाल लो, अणु भार निकालोगे कितना आएगा, 2 कार्बन का कितना होता है, 2 कार्बन का 24 हो जाएगा, ठीक है। आपका 5 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो प्लस 6 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन के कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 24 से 6 30 हो गया, 30 और 16 कितना हो गया 46, ये हो गया 46 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि C2H5OH के मोल, तो आपका C2H5OH कितना हो जाएगा बच्चे, ठीक है। इसका भार कितना है 25 ग्राम, इसका 25 है ना, तो 25 अपान 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बचा, एसिटिक अम्ल बचा, तो एसिटिक अम्ल क्या होता है, एसिटिक अम्ल क्या होता है CH3COOH, ठीक है। तो CH3COOH CH3COOH है ना, ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल हो गया। एसिटिक अम्ल का जो है अणु भार निकाल लो, इसका अणु भार कितना हो जाएगा, कार्बन 2 इसमें दिखाई दे रहा है आपको, CH3COOH में क्या है, एक कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे है, 2 कार्बन का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, एक कार्बन का 12 होता है, ऐसे 2 ऑक्सीजन है तो 16 के 32 हो जाएगा, और कितने CH3COOH 1 और 3 यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यानी कि 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन 1 होता है तो 4 हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन का, तो जोड़ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 24 4 28 और 2 30 30 30 60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल का जो है, अम्ल का जो अणु भार निकल के आ गया कितना 60 आ गया, तो कह सकते हैं यहाँ पे कि CH3COOH के मोल कितने होंगे, मोल आपके CH3COOH के मोल कितने हो गए, इसका भार कितना है 50 है, तो ये हो गया 50 अपान कितना 60, 50 अपान 60 हो गया, ठीक है। तो ये आपके सबके अलग अलग मोलों की संख्या निकल के आ गई हम लोग की, ठीक है। और जब सबके मोलों की संख्या निकल के आ गई तो मोल प्रभाज भी निकाल सकते हैं, किसी का भी मोल प्रभाज निकालना हो, मान लो आपको निकालना है किसका H2O का मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज क्या होगा, H2O के मोलों की संख्या यानी कि 25 बटे कितना हो जाएगा 18, आप बटे में क्या होगा, बटे में कितना हो जाएगा कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या क्या होगी, H2O की मोलों की संख्या, एल्कोहल की मोलों की संख्या और आपका जो एसिटिक अम्ल है उसके मोलों की संख्या, तीनों को जोड़ देंगे तो कुल मोलों की संख्या हो जाएगी। तो बट्टे में आपका आएगा, इसके नीचे क्या आएगा 25 अपान 18 प्लस 25 अपान 46 आप प्लस क्या हो जाएगा 50 अपान 60। तो इसको जब सॉल्व कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, H2O के मोलों की संख्या, H2O का मोल प्रभाज निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल है। अब इसी प्रकार से आपको अगर निकालना है किसका C2H5OH का मोल प्रभाज निकालना है, ठीक है, तो उसको कर सकते हैं C2H5OH के लिए क्या हो जाएगा x, C2H5OH के लिए मोल प्रभाज निकालेंगे तो उसका मोल कितना है 25 अपान क्या है 46, ठीक है। अपान में क्या हो जाएगा, ये पूरा जो मोलों की संख्या है तो यानी कि 25 अपान 18 प्लस 25 अपान 46 प्लस आपका 50 अपान क्या हो जाएगा 60। तो ये जब सॉल्व कर लेंगे इसको तो हम लोग निकल जाएगा एल्कोहल के मोलों की संख्या। तो इस प्रकार से किसी की भी मोल की संख्या निकालनी हो तो बिल्कुल आसान है, सबसे पहले मोल की संख्या निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे सवाल में मोलों की संख्या नहीं दिया था, सबसे पहले क्या है मोलों की संख्या निकालें भारानुसार, ठीक है। उसके बाद आपका जो फार्मूला था कि मोल प्रभाज क्या होता है, जिसका निकालना होता है उसका मोल बटे कुल मोलों की संख्या, तो जिसका निकालना था उसका मोल बटे कुल मोलों की संख्या को जोड़ के नीचे रख दिया है, मोल प्रभाज निकल के आ गया। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और इसमें आपके सामने है बिल्कुल यहाँ पे, इसमें कह रहा है कि कोई जलीय विलयन है, जलीय विलयन में एथेनॉल का मोल प्रभाज कितना 0.25 है, यानी कि जल और एथेनॉल का विलयन है उसमें मोल एथेनॉल का मोल प्रभाज कितना 0.25 है, और इस विलयन में एथेनॉल एवं जल के भारों का अनुपात पूछ रहा है। तो थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग मोल प्रभाज पढ़ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं और यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और ही दे रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग मोल प्रभाज की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग का जो सोल्यूशन है उसमें क्या है आपका, एक तो हम लोग का एथेनॉल है, क्या है एथेनॉल, ठीक है, आप प्लस आपका क्या है जल है, ठीक है, ये मिला के बन गया हम लोग का विलयन बन गया, ठीक है। एथेनॉल यानी कि C2H5OH हो गया, जल का मतलब क्या हो गया H2O हो गया। तो इसका अणुभार निकाल लो आप, सिंपल सा
इनका अणुभार निकालेंगे यहाँ से, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 × 12 प्लस 5 1 6 हाइड्रोजन है, तो 6 × 1 हो जाएगा प्लस 1 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो जोड़ लो आप, 12 के 24 हो गया, 24 प्लस 6 प्लस 16, तो 24 36, और ये कितना हो जाएगा 46, कितना हो गया 46 हो गया, ठीक है। ये किसका, आपका एथेनॉल का अणुभार हो गया, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, अणुभार है, तो इसको M1 कह देते हैं, किसके लिए, एथेनॉल के लिए, ठीक है। ऐसे ही जल का निकालेंगे तो 2 × 1 प्लस 16 यानी कितना हो जाएगा 18, तो इसको बोलते हैं M2, M2 इक्वल टू क्या हो गया 18 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि क्योंकि भार पूछा, भारों का अनुपात पूछा है, तो माना एथेनॉल का भार क्या है, इसका W1 है, ठीक है ना, W1 भार है किसका, एथेनॉल का, और जल का भार कितना है, जल का भार कितना हो गया, मान लो क्या है W2 है, जल का भार क्या है W2 है, इतना आपने मान लिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, हम लोग को अगर एथेनॉल का मोल प्रभाव दिया हुआ है तो जल का मोल प्रभाव हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो C2H5OH का मोल प्रभाव प्लस, ठीक है, प्लस आपका जो है H2O का मोल प्रभाव, H2O का मोल प्रभाव बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसका मोल प्रभाव हमको दिया है कितना 0.25, तो आपका H2O का कितना हो जाएगा, H2O का मोल प्रभाव बराबर 1 है, तो इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो निकल जाएगा हम लोग का, तो H2O का निकल जाएगा, H2O का मोल प्रभाव बराबर हो जाएगा 1 - 0.25 यानी कि हो जाएगा 0.75, 1 में से 0.25 घटाएंगे तो क्या होगा 0.75 हम लोग को मिलेगा यहाँ पे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि x1 इक्वल टू क्या है 0.25 है, और हम लोग का x2 इक्वल टू ये किसके लिए, एथेनॉल के लिए, ये किसके लिए है 1 2 मान लिया है, जैसे M1 माना है ना, एथेनॉल के लिए M1 माना है, तो इसके मोल प्रभाव को भी क्या है x1 मान लेते हैं, और जल के लिए हम लोगों ने 2 माना हुआ है संकेत के रूप में, तो इसका x2 हो गया तो 0.75 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए x1 का मतलब क्या हो गया कि N1 प्लस N2, एवं आपका x2 का मतलब क्या हो गया आपका N2/N1 प्लस N2। तो यहाँ से अगर हम लोग x1/x2 निकाल देते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग का यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या होगा N1/N1 प्लस N2 अपान में N2/N1 प्लस N2 होगा, तो ये क्या होगा N प्लस N2 कट जाएगा, अब बचे क्या N1/N2 बचेगा, N1/N2 बचेगा। अब N1/N2 और इसका वैल्यू तो पता हम लोग को है क्या है, x1 की वैल्यू क्या है बताइए 0.25 है, आज x2 की वैल्यू क्या पता हम लोग को है 0.75 पता है, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो 25 हो जाए 25 है ना, और 25 3 जा यानी कि 1/3, यानी कि हम लोग के पास अभी क्या मिल गया कि N1/N2 इज इक्वल टू 1/3। लेकिन आप मोलों की संख्या को जानते हो, भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार होता है, तो N1 का मान क्या होगा, जैसे आप समझ रहे हो ना, N1 बराबर क्या होगा W1/M1 और N2 बराबर क्या होगा W2/M2, भार बटे अणुभार। तो यहाँ पे अगर N1 का मान रखें हम लोग तो क्या होगा W1/M1, आप बटे में क्या यहाँ पे हो जाएगा N2 के लिए मान रखेंगे तो क्या होगा W2/ क्या होगा M2 इज इक्वल टू 1/3। अब मान रख दीजिए यहाँ पे, ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो कह सकते हो यहाँ पे W1/M1 इंटू ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा M2/ क्या होगा W2 इज इक्वल टू 1/3 निकल के हम लोग का आया यहाँ पे, ठीक है। अब उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हर जगह कम पड़ेगी ना यहाँ पे, चलो इसको हटा देता है यहाँ से, ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, देखिए यहाँ पे W1/M1 इंटू M2/ क्या है W2 इज इक्वल टू 1/3। अब वैल्यू पुट कीजिए, M1 की वैल्यू पता है आपको 46, तो यहाँ पे हो गया W1/46 हो गया, और M2 का पता है वैल्यू आपको कितना है, M2 कितना है 18, तो यहाँ पे हो गया 18/ क्या हो गया W2 इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए हम लोग से क्या पूछा है, भारों का अनुपात पूछा हुआ है, तो W1 और W2 हम लोग बचा लेंगे यहाँ पे, तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा W1/W2। अब ये 46 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और 18 कहाँ जाएगा नीचे,
तो ऊपर हो जाएगा आपका 1 इंटू 46 और नीचे क्या होगा 3 इंटू 18, तो 46 1 जा 46, 18 3 जा 54, ये हो गया 54। तो हम लोग कह सकते हैं कि W1 और W2 का रेशियो जो होगा 46 रेशियो क्या होगा 54 होगा, उसको आप डिवाइड करके थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। तो W1 और W2 का रेशियो हम लोग को मिलके आ गया यहाँ पे W1 रेशियो W2 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 46 रेशियो आपका 54। अगर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 2 6 रेशियो 2 दूना के 4 2 7 14, 23 रेशियो 27, 23 रेशियो 27 आपका आंसर बन जाएगा। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये आपके लिए है, ठीक है ना। तो फिर आइए कुछ क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं इसके ऊपर।